नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिवीजन की श्रृंखला में आप सभी का इस दूसरी क्लास में स्वागत है। मैं हूं कृष्णा पांडे और लेकर आए हैं आज 2013 में ईवीएस में जो प्रश्न आए थे उनकी व्याख्या। इस 2013 में आए हुए ईवीएस के प्रश्न के साथ साथ हम उन कॉन्सेप्ट पे भी विचार करेंगे जहां से ये प्रश्न उद्भूत उठे हैं। तो प्रीवियस ईयर में यानी जो पहली हमारी क्लास थी 2011 की, उसमें कुछ प्रश्न जो बताए गए थे, आशा करते हैं कि आप लोगों ने उसका रिवीजन भी किया होगा। रिवीजन करने का फ़ायदा अभी आपको दिखेगा क्योंकि 2011 के डिस्कशन में जो प्रश्न आए वो आज उसी का अगला चरण में वो प्रश्न भी दिखेंगे जो डिस्कशन में बताए गए वो 13 में आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि 12 में प्रश्न आए नहीं थे यानी पेपर ही नहीं हुआ था और 13 अगली कड़ी में है। तो समय ना गंवाते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई सीमा समुद्री सीमा नहीं है। समुद्री सीमा का मतलब ऐसा राज्य जिसकी सीमा किसी समुद्र से लगती हो। अब इस प्रश्न का आंसर कैसे पता कर सकते हैं? इसको जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि भारत की सीमा के स्थित कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती हो। तो आइए इसको जानने के लिए हमने उत्तर भारत का पूरा नक्शा ही रख दिया है ताकि हम उन न केवल इस प्रश्न की बाकी संभावित अन्य प्रश्नों का भी आंसर लिया जा सके। और ये देखिए आपके सामने है भारत का नक्शा। अब इस भारत के नक्शे में ये आपको दिख रहा होगा कि पूरे ये जो क्षेत्र है इसे अरब सागर कहते हैं। ठीक, ये है अरब सागर और इधर है हिंद महासागर का क्षेत्र और यह है बंगाल की खाड़ी। ठीक, अब पूरे भारत के नक्शे में ये जो देखेंगे यहां से सीमा ये स्टार्ट हो रही है और पूरा ये यहां तक का पार्ट गुजरात है। अगला पार्ट जो है ये है महाराष्ट्र का क्षेत्र। महाराष्ट्र के बाद इतना छोटा सा एरिया गोवा का है। अगला है कर्नाटक, फिर है केरल, केरल के बाद है ये इतना क्षेत्र तमिलनाडु का और तमिलनाडु के ऊपर है आंध्र प्रदेश और यहाँ है उड़ीसा और अगला है बंगाल, पश्चिम बंगाल। यहाँ से बांग्लादेश लग जाती है सीमा और आगे जो ये मिजोरम वगैरह हैं लेकिन इनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। ये तो हमने देख लिया कि भारत की समुद्री सीमा, लेकिन इस समुद्री सीमा में स्थित कौन कौन से राज्य हैं उनको काउंट भी कर लेते हैं क्योंकि प्रश्न आपसे बनता है कि कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो उनमें से पहला गिनती करते हैं। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, 3 नंबर पे है गोवा, 4 नंबर पे है कर्नाटक, यहाँ है 5 नंबर पे केरल, 6 नंबर पे तमिलनाडु, 7 है आंध्र प्रदेश, 8 है उड़ीसा, 9 है पश्चिम बंगाल। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती हो। तो अब हमने देखा कि टोटल 9 है। एक प्रश्न और भी उठता है कि ये जो पार्ट है ये पश्चिमी क्षेत्र है और ये है पूर्वी सीमा। अब पश्चिमी सीमा पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं आप यहां से देख सकते हैं, इतने हैं और पूर्वी क्षेत्र में ये है। एक प्रश्न और भी उठ सकता है कि कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अरब सागर से लगती हो। चीजें वही हैं, प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो सकता है। अब जान लीजिए अरब सागर से कौन कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, अब यहां जो क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी है। अब बंगाल की खाड़ी से कौन कौन से लगते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक, आते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। मतलब ऐसा राज्य जिसकी कोई सीमा समुद्र से ना लगती हो। हमने देखा कि गुजरात की लगती है, गोवा भी है, महाराष्ट्र भी है, लेकिन राजस्थान की सीमा नहीं लगती। तो आंसर होगा हमारा राजस्थान। कैसे, देख लीजिए। अब राजस्थान की स्थिति कहां है? राजस्थान की स्थिति ये है, राजस्थान के उत्तर में देखेंगे तो कुछ पाकिस्तान के अंश, कुछ हरियाणा, ये सब स्थित हैं। ठीक है, अब इधर पाकिस्तान है, इधर गुजरात है, इधर एमपी है और इधर यूपी है, यानी समुद्र से इसकी सीमा
नहीं लगती है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, यानी आपसे जलीय निकाय के प्रदूषित होने की कैसे उसका मापन जाए कि वह कितना प्रदूषित है। इसके लिए एक टर्म है बीओडी, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है ये? अब ये समझते हैं कि बीओडी क्या है, किस इकाई का नाम है। देखिए, जलीय क्षेत्र के प्रदूषण स्तर की माप हम बीओडी में करते हैं। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी किसी जलीय निकाय में कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए उस जलीय क्षेत्र में उपस्थित जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करते हैं। अब उपयोग ऑक्सीजन के करने के कारण उस जलीय निकाय में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा कम होने लगती है। मात्रा कम होगी यानी घुली हुई ऑक्सीजन, जिसे कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। जब इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मांग बढ़ जाएगी, यानी इसी को कहते हैं बीओडी। यानी बीओडी का मान जितना ज्यादा होगा वह जलीय निकाय उतना ही प्रदूषित होगा। ठीक है, तो बीओडी के माध्यम से हम उस जलीय निकाय के प्रदूषण स्तर की माप करते हैं। तो अब देखिए हमारा आंसर हो गया बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये किसी भी नदी प्रदूषित स्तर की माप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां हमने देखा डिजोल्व ऑक्सीजन यानी घुली हुई ऑक्सीजन। यदि घुली हुई ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो बीओडी का मान कम होगा, यानी मांग कम होगी। जब मांग कम होगी तो उसका प्रदूषण स्तर कम होगा, यानी वह प्रदूषित नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, यानी वायरस से आपके रोग के बारे में पूछ रहा है। पहला प्रश्न है विकल्प है टाइफाइड, दूसरा है कॉलरा, तीसरा है जुखाम और है मलेरिया। जुखाम जो है ये वायरस से होता है, लेकिन टाइफाइड, कॉलरा और मलेरिया ये किससे होते हैं? ये तीनों जल जनित हैं, यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। लेकिन जुकाम जो है ये हमारा आंसर होगा और ये होता है राइनो वायरस से। किससे? राइनो वायरस से ये वो संक्रमण से हमें जुकाम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? देखिए, भारत की जो स्थिति है वह उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। अभी हमने भारत का नक्शा देखा, जैसे ये। अब ये जो भारत है, अब इसके नीचे देखेंगे तो वो कर्क रेखा स्थित है, वो विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा के उत्तर में भारत स्थित है। तो विषुवतीय जो कटिबंध है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। और यहाँ ये जो एक मिनट, यहाँ हमारी कर्क रेखा जो है ये भारत को दो भागों में बांटती है। आगे अभी कर्क रेखा से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसकी स्थिति क्या होती है। अब ये जो क्षेत्र है ऐसे कर्क रेखा गुजरी है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होती है? तो 8 हैं, उसके बारे में देख लेंगे। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि कर्क रेखा भारत को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, और वो दो हिस्से क्या हैं कि एक जो नीचे का क्षेत्र होता है कर्क रेखा के वह है उष्णकटिबंध के क्षेत्र में, ऊपर वाला समशीतोष्ण के लिए। अब क्या है कि भारत की स्थिति के कारण भारत में कृषि को सबसे ज्यादा प्रभावित क्या करता है? तो देखिए, तापमान, आर्द्रता, पवन और वृष्टि। वृष्टि का मतलब होता है वर्षा। तो भारत में कृषि को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वर्षा। अगर बारिश यानी वर्षा कम हुई तो सूखा से फसल प्रभावित हो जाती है। यदि अधिक हुई तो बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होती है, जिससे हमारी फसल प्रभावित हो जाती है, यानी नुकसान हो जाता है। उत्पादन कम होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि कृषि को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। अगला प्रश्न कहता है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? इसके पूर्व की क्लास में हमने वायुमंडल की 5 परतों के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहली परत थी क्षोभमंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा तापमंडल और पांचवा बहिर्मंडल। ठीक है,
आज पुनः उसी का रिवीजन करते हुए, इसीलिए तो हमने कहा था कि पहली क्लास का रिवीजन करके तब अगली क्लास में आए। इससे क्या होगा कि वो प्रश्न भी रिवीजन होंगे, रिपीट होंगे, तो वो उसका रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ अन्य पॉइंट्स भी आपको क्लियर होते रहेंगे। अब इस आगे ही देखते हैं, हमने ये पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसकी 5 परतों के बारे में लिख दिया। एक परत से प्रश्न आए हैं, लेकिन 5 के बारे में आप जानते रहें, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा प्रश्न जरूर आएगा जो इन प्रश्नों परतों से संबंधित होंगे। पहली परत के बारे में हमने बताया कि वह परत है क्षोभ मंडल, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। आपसे यह क्रम भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहली परत क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, और फिर ताप मंडल, और फिर एक्सोस्फियर यानी बहिर्मंडल। ठीक है, अब देखिए पहली परत का नाम है ट्रोपोस्फियर, जिसे कहते हैं क्षोभ मंडल। इसी क्षोभ मंडल का एक अन्य और नाम है, उसे कहते हैं परिवर्तन मंडल। क्यों कहा जाता है परिवर्तन मंडल? क्योंकि ये पृथ्वी की ऐसी परत है जिसमें मौसम संबंधी समस्त घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, ये सब इसी मंडल में आते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल। इसे कहते हैं परिवर्तन मंडल। ठीक, परिवर्तन मंडल कहते हैं। अब ओलावृष्टि, मौसम संबंधी समस्त घटनाएं क्षोभ मंडल में। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती हैं, तो आपको बताना है क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल में। अब इसके बाद अगला नंबर आता है, वह है समताप मंडल। समताप मंडल में तापमान समान होता है। क्षोभ मंडल में की एक विशेषता और पहले बता दें, इसका जब हम ऊपर चलते हैं तो प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में जो जाएंगे, तो 1 किलोमीटर, अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर की ओर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है। इसे सामान्य ताप ह्रास कहते हैं। कितना? 1 किलोमीटर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है। ठीक, यह है क्षोभ मंडल की बात। समताप मंडल में क्या होता है कि तापमान समान होता है, लेकिन समताप मंडल की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, वो हमेशा याद रखिएगा। इसके पहली वाली क्लास में भी इस पर चर्चा हुई थी। इसलिए हुई थी कि इसमें जो हमने व्यावसायिक जेट विमान होते हैं वो मौसम संबंधी गतिविधियों में तो प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उड़ाने के लिए ये आदर्श स्थिति है। कहाँ? समताप मंडल में। तो जितने व्यावसायिक जेट विमान होते हैं उनका उड़ान किस में भरते हैं? वह है समताप मंडल में। ठीक है, एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी होती है ओजोन लेयर की उपस्थिति। ओजोन लेयर कहाँ है? 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जो क्षेत्र है, यहां पर ओजोन परत पाई जाती है। ये ओजोन परत क्या करती है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, इसीलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी कहते हैं। दो विशेषताएं समताप मंडल से। अगली जो यहाँ तो तापमान समान हो गया, लेकिन मीजोस्फीयर यानी मध्य मंडल जो है, यहाँ पर तापमान कम होने की अंतिम ये परत है। यानी इस यहाँ पर जब ऊंचाई पर तापमान बढ़ते जाएंगे तो यहाँ यानी मेजोपॉज जो है यानी मध्य सीमा, यहाँ पर तापमान घटते 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 यहाँ -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। यानी अब इसके बाद जितने भी परतें आएंगी वहां पर तापमान बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद होता है तापमंडल, यहाँ पर भी तापमान बढ़ता ही रहता है। इसी की एक परत है आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल। आयन मंडल जो हमारे बेतार संचार सेवाएं हैं, जैसे हमने फोन करते हैं और ये जो कॉलिंग वगैरह होती है, नेटवर्क सिस्टम, तो इसी आयन मंडल के कारण संभव हो पाता है। और जो हम लोग उपग्रह स्थापित करते हैं वो बहिर्मंडल में स्थापित होता है। तो 5 परतों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आते हैं प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो हमने देखा कि अंतिम जो तापमान घटने की स्थिति है वह किसमें है? मध्य मंडल में। तो हमारा आंसर हुआ मध्य मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, उसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? ऐसी गैसें
जो पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली किरणों को, यानी जो प्रकाश होता है, तापमान होता है, उसे ले तो लेती हैं लेकिन पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, ऐसी गैसों को हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। अब देखते हैं क्या सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आर्गन है या मीथेन है। तो इसका आंसर तो मीथेन है, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि कौन कौन सी और गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में आती हैं। इसके लिए हमने ये इकट्ठे चार्ट दे दिया है। सबसे ज्यादा अगर मात्रा में देखा जाए तो जलवाष्प, जलवाष्प कितना होता है, ये लगभग 60%। 60% अकेले जलवाष्प है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोक के रखती है, यानी ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है। दूसरे नंबर पे आता है वह CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कितना परसेंट, 26%। तीसरे पे है मीथेन, लगभग 4 से 9%। ओजोन 3 से 7%। नाइट्रस ऑक्साइड 1.5%। क्लोरोफ्लोरोकार्बन लगभग 0.1 से 0.4% तक पाई जाती हैं। ये चार्ट जरूर याद करिएगा कि कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत हुई। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसके पूर्व की क्लास में हमने बताया था कि जब 5 जून 1972 में जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसके बाद भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। वो कब आया था, 1 अप्रैल 1973 को। तो हमारा आंसर हो गया 1 अप्रैल 1973, यानी प्रोजेक्ट टाइगर भारत में आया था 1973 में। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किसकी, नाबार्ड की। और 1992 में आया था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में। और अगला 96 में कुछ उस तरह से विशेष घटना नहीं हुई थी। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन याम्योत्तर पर खींची गई है, क्या कहते हैं उसे। आपका ऑप्शन ए है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा। देखिए, पृथ्वी को समय की गणना करने के लिए उसे देशांतर में डिवाइड किया गया है। उसी देशांतर में 0 डिग्री देशांतर जो होती है उसको, और 180 अंश जो देशांतर होता है, अगर उसे सर्कल बनाया जाए तो एक वृत्त का निर्माण होता है। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि काल्पनिक रेखा है और वो क्या है, 180 मेरिडियन याम्योत्तर पर, 180 मेरिडियन पे, यानी तिथि के निर्धारण के लिए एक काल्पनिक रेखा बनाई गई जिसे कहा गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो हमारा आंसर हुआ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। लेकिन अन्य रेखाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत को, यानी कर्क रेखा के जो मात्रक आपसे पूछा जाएगा कि कितने अंश अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, तो 23.5 अंश अक्षांश जो रेखा है, उत्तरी अक्षांश, क्या है, उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपसे क्रम पूछा जाएगा कि कितने राज्य हैं, 8, उनका पूरब से पश्चिम क्रम, पश्चिम से पूरब क्रम, ये पूछा जा सकता है। अब अगला है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, और प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर को हम प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। यही वह रेखा होती है जिससे किसी भी देश का मानक समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, अंडमान द्वीप, पश्चिम बंगाल। तो मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है, अब हम आपको भारत के नक्शे में ये बता दें कि जैसे ये तमिलनाडु है, तो ये जो क्षेत्र है इसी को कहते हैं मन्नार की खाड़ी, और इसी के किनारे स्थित है हमारा मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क। तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क है, तो ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, 943। ठीक, तो हमारा आंसर होगा ए, लेकिन जब करेक्शन करने पे तो 943 आंसर होंगे। ठीक,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मृत मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र कौन हो सकता है? वह जो फसल उत्पादन में उसका सहयोगी हो या उसे और लाभ पहुंचाए। तो क्या चींटी पहुंचाती है, केंचुआ पहुंचाता है, मधुमक्खी या तितली? तितली जो है फलों को नष्ट कर सकती है, फसलों को भी नुकसान कर सकती है। चींटी उतना लाभ करें, लेकिन केंचुआ, ये हमारा आंसर होगा। क्यों केंचुआ आंसर है? क्योंकि केंचुआ जो है वो मिट्टी को भुरभुरी कर देता है। भुरभुरी करने से उसमें के अंदर ऑक्सीजन का प्रवेश होता है, जिससे भूमि उपजाऊ हो जाती है। क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जीवनदायिनी है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी जब ऑक्सीजन वायु प्रवेश करा देता है, इसलिए किसान का मित्र केंचुआ है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन 1973 में पर्यावरण यानी वृक्षों के जो कटाई हो रही थी उसके विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, इन दोनों के ने मिलकर के उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है इस वृक्षों के यानी वनों के कटाव के लिए विरोध किया था, आंदोलन किया था। उसी को नाम दिया गया चिपको आंदोलन। चिपको क्यों कहा गया? क्योंकि ये कटने से बचाने के लिए वृक्षों को आलिंगन कर लेते थे और उसे गले से लगाते, यानी उससे चिपक जाते थे। इसी के लिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। ये कहां से संबंधित है? उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। इथोलॉजी जो है ये जीवों के अध्ययन के से संबंधित है। नियोलॉजी जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो विकार उत्पन्न होते हैं उनके अध्ययन से संबंधित है। अगला, समुद्र शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री शैवाल जो है किसका समुद्री स्रोत है? आयोडीन का। आयोडीन जो है ये समुद्री शैवाल के लिए मुख्य स्रोत जो है, समुद्री शैवाल आयोडीन के लिए होता है। आयोडीन से लाभ क्या है हमें? आयोडीन की कमी से हमें घेघा रोग हो जाता है, यानी गोइटर। अब इसमें क्या होता है कि ये जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाता है। ठीक, तो समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? आयोडीन का। अगला प्रश्न है, सैक यानी लाइकेन है। लाइकेन क्या है? देखिए, सहजीवी संबंध का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण देखा जाए तो वह है लाइकेन। अब सहजीवी संबंध कहते किसे हैं? यानी सहजीवी यानी जो साथ में जिए और दोनों के लिए लाभकारी हों। जैसे कवक और लाइकेन, कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनाते हैं। इसमें दोनों को फायदा है। कैसे? एक होता है कवक और होता है शैवाल। ठीक, कैसे सहजीवी संबंध हुआ? कवक जो है इसके लिए आश्रय और जल खनिज प्रदान करता है। क्या क्या? आश्रय, जल खनिज। और ये जो है इसके लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर इसे पोषक तत्व प्रदान करता है। तो आपस में दोनों को लाभ दे रहे हैं और साथ में जीवन जी रहे हैं, इसलिए सहजीवी संबंध का उदाहरण है लाइकेन। किसका है? सहजीवी संबंध। अगला है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योगों में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अगले पिछली बार जो प्रश्न आया था 2011 में, इसी का फुल फॉर्म पूछा था। सीएनजी जिसे कहते हैं, और वर्तमान में कारों के लिए और उद्योगों में यह बहुत ही प्रचलित ईंधन है, स्वच्छ है। ठीक है, तो इसमें मीथेन, इथेन और प्रोपेन का यह मिश्रण होता है और इसका उपयोग वाहनों एवं उद्योगों दोनों में किया जाता है। कल के प्रश्न जो था हमने एलपीजी के बारे में भी बताया था। ठीक, एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है और इसमें गंध के लिए मिथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। ठीक है, तो घरेलू ईंधन जो गैस होता है उसमें एलपीजी होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? यानी पर्यावरण के बारे में जागरूक करना है और कौन सी ऐसी विधि हम अपनाएं जिससे हम उस जागरूकता को बेहतर प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन कर सकते हैं? पहला प्रश्न है, विकल्प है व्याख्यान, दूसरा है क्षेत्रीय भ्रमण, तीसरा समूह वार्तालाप और चौथा है अध्ययन के माध्यम से। व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड की बात कर रहा है। क्षेत्रीय भ्रमण, क्षेत्रीय भ्रमण का मतलब है कि हम अब स्वयं या बच्चों को ले जाकर के उस पर्यावरण की वास्तविक स्थिति पे भ्रमण कराएं,
जिससे उन्हें मानव जीवन और पर्यावरण के अंतर संबंधों की बेहतर और समझ बन सकती है। पर्यावरण में कैसे जीव आपस में आश्रित हैं उनके बारे में बेहतर समझ बन सकती है। किससे? क्षेत्रीय भ्रमण से। तो हमारा आंसर होगा क्षेत्रीय भ्रमण। तो क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता का सृजन किया जा सकता है। अगला है कि एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। अभी एलपीजी के बारे में पढ़ा, तो एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। इसके पहले जो प्रश्न आया था जिसमें हमने वायुमंडल की परतों पर विचार किया, उसमें हमने देखा था कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। यानी यह रक्षा किससे करती है? परावैंगनी किरणों से। किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर उसे पहुंचने नहीं देती है। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि। अब देखिए, स्तनधारी से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्तनधारी की विशेषताएं क्या क्या है। अब जान लीजिए कि स्तनधारी किसे कहते हैं। स्तनधारी वह जीव होता है जिसका रक्त गर्म हो, तो गर्म रक्त वाले स्तनधारी होते हैं। जिनके शरीर पर बाल पाया जाए वो भी स्तनधारी हैं। उनमें वो बच्चा देंगे और उनमें स्तन ग्रंथियों का विकास होगा, ठीक, और बच्चों को दूध पिलाएंगे। तो ये सब जो लक्षण हैं वो स्तनधारी होने का है। और चमगादड़ जो है स्तनधारी है, तो यानी उड़ता है, जाहिर सी बात उड़ता तो है। रातिचर, ये भी सही है। शाकाहारी है, सही है। लेकिन स्तनधारी होने की विशेषता केवल यह है कि वह बच्चे देती है, ठीक है। तो चमगादड़ बच्चा देता है, इसलिए वह स्तनधारी की कैटेगरी में आया। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। पर्यावरण की परिभाषा से यह प्रश्न है। ये जानते रहिए कि पर्यावरण को बायोटिक और अबायोटिक यानी जैवी और अजैवी सभी घटकों को मिलाकर के वो जो बनता है वह हमारा है पर्यावरण। तो ऑप्शन होगा हमारा ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक, ये पर्यावरण की परिभाषा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। कौन समर्पित है? पहला है यूएनएफपीए यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी, यूनेस्को और डब्ल्यूएचओ। वो पॉपुलेशन से संबंधित है यानी यूएनएफपीए, यूएनडीपी विकास कार्यों से संबंधित है, यूनेस्को इसके नाम फुल फॉर्म जब पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी शैक्षिक हो, वैज्ञानिक हो और सांस्कृतिक गतिविधियों पे यह है। तो इसका भी आंसर नहीं होगा। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948। अब डब्ल्यूएचओ जो है यह स्वास्थ्य से संबंधित है। तो देखा जाए तो इन चारों विकल्पों में कोई ऐसी भी संस्था नहीं है जो वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित हो। तो आंसर इसका होगा, एक संस्था है आईयूसीएन। आईयूसीएन का जिक्र जानते रहिए क्योंकि ये आने वाले पर्यावरण के लिए हर प्राणियों के लिए आईयूसीएन क्यों ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर, यानी ये जो संस्था है ये वन्यजीवों के संरक्षण के लिए समर्पित है। ये क्यों करती है? ये रेड डाटा बुक जारी करती है, यानी कौन सा जीव संकटग्रस्त है या संकटग्रस्त होने की स्थिति में है, इन सब को यह अपनी लाल सूची में इंगित करता है। तो रेड डाटा बुक जारी करने वाली संस्था और वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित संस्था आईयूसीएन है। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, यानी मेघ विजन, मेघ बीजन यानी क्लाउड सीडिंग जिसे कहते हैं। पहला है प्रश्न है, विकल्प है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट, ये जान लीजिए कि चुनाव जो इलेक्शन में हम सबकी ड्यूटी लगाई जाती है उसमें जो अंगुली पे इंक लगाया जाता है वो केमिकल कौन सा होता है? सिल्वर नाइट्रेट। तो ये चुनावी स्याही होता है, तो चुनाव वाली स्याही। ठीक। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड क्या है? ये फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है। कहां पर?
फोटोग्राफी में? सिल्वर आयोडाइड। तो हमारा आंसर है सिल्वर आयोडाइड। इसी का प्रयोग कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए, मेघ विजन के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। और पोटेशियम नाइट्रेट एक हमारा उर्वरक है। अगला प्रश्न है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है, बायोडीजल जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। वो है ऑप्शन हमारा जेट्रोफा। यूकेलिप्टस यानी सफेदा जिसे हम लोग कहते हैं, इसे पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह जल ज्यादा अवशोषित करता है। तो यूकेलिप्टस जो है, ये प्रश्न याद करते रहिएगा। आने वाले प्रश्नों में या प्रीवियस ईयर में या अन्य परीक्षाओं में आपको यह जरूर मिलेगा कि पारिस्थितिकी का आतंकवादी किसे कहते हैं, तो वह है यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को या 5 जून को? 21 मार्च। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व वन दिवस। ठीक। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाए जाते हैं। क्या? मलेरिया। 5 जून को, पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक। अब रहा 16 सितंबर। हमारा तो आंसर 16 सितंबर है, लेकिन जानने की यह जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए कि 16 सितंबर को क्यों? 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों हुआ था? ओजोन परत, जो कि हमने पढ़ा ना कि विषमताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, और वो अल्ट्रावायलेट किरणों यानी परावैंगनिक किरणों से हमारे को अवशोषित कर पृथ्वी की उसकी सुरक्षा करती है। उस ओजोन परत के संरक्षण करने के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। उसी को याद रखने और ओजोन परत के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिल्वी कल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है? सिल्वी कल्चर वन एवं वन्य उत्पाद के से संबंधित है। अब देखिए, आपसे कल्चर से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए हमने अगली स्लाइड में कई ऐसी कल्चर को रख भी दिया है ताकि उसके बारे में जागरूकता रहे। पहला है कल्चर और संबंधित उत्पाद। एग्रीकल्चर जानते हैं, सामान्य फसलें, धान, गेहूं, गन्ना का उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट उत्पादन से। ठीक है। एपीकल्चर, एपीकल्चर शहद यानी मधुमक्खी के उत्पादन से संबंधित है। पीसी कल्चर मछली उत्पादन। फ्लोरिकल्चर यानी फ्लोरी से फूल समझ सकते हैं, तो फूलों की खेती से संबंधित। विटीकल्चर अंगूर की खेती से। ओलेरी कल्चर किससे? सब्जियों से संबंधित है। वर्मी कल्चर यानी केचुआ खाद, जो हमने कंपोस्ट खाद बनाते हैं उसका प्रयोग। मशरूम कल्चर मशरूम के उत्पादन से। और हाइड्रोपोनिक्स यानी जल में पौधों को उगाना बिना जमीन के, यानी हवा में पौधे जब उड़ाए जाते हैं जो हम रखते हैं, हाइड्रोपोनिक्स यानी जल में पौधों को उगाना बिना मिट्टी के। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? कहां पर है वो? उत्तर प्रदेश के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक। अगला प्रश्न, झूम खेती होती है, कहां पर होती है? झूम खेती मेघालय में होती है। झूम खेती क्या है ये जाने। झूम खेती जहां पर वन एवं, ये सामान्यतः आदिवासियों में प्रचलित है। करते क्या है कि इसमें जो वनस्पति अन्य जीव पौधे पाए जाते हैं उन्हें काट कर वो लोग साफ सफाई कर वहाँ खेती करते हैं, और जब उस जमीन या फसल जमीन की उर्वरता खत्म हो जाती है तो वहाँ छोड़ करके अन्य स्थानों पे चले जाते हैं। तो इसीलिए इस कृषि को भी हम स्थानांतरी कृषि कहते हैं। और स्थानांतरी जो कृषि है उसका अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम है। कहाँ कहाँ? पश्चिमी घाट में उसे कुमारी कहा जाता है। ठीक। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में उसे वालतरे कहते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूम नाम दिया जाता है। और मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में डाहिया। ठीक। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ किसका रूप है? शुष्क बर्फ यानी ठोस CO2, इसी को कहते हैं शुष्क बर्फ। यानी कार्बन डाइऑक्साइड अगर ठोस रूप में है तो हमारा शुष्क बर्फ कहलाती है। नाइट्रोजन का प्रयोग
खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए, और ऑक्सीजन तो हमारा जीवनदायिनी गैस है। यही हमारा लास्ट प्रश्न हुआ, और इस पीवाईक्यू की श्रृंखला में मिलेंगे अब अगली क्लास में। और अगली क्लास में आने से पहले आप लोग इन क्लासों में जो आपको डिस्कशन और प्रश्न बताए गए उनका रिवीजन जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।